फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 9 लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग देखे होंगे कंटिन्यूस तौर पे मैं डेली आप लोग का रेगुलर वे में सेट को अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं आप लोग भी 100 क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन दूंगा, साथ साथ मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा, देखिए 2 केजी तथा 5 केजी के दो पिंड विरामावस्था में है। यदि इन पर समान बल लगाए जाए तो इनके द्वारा समान वेग प्राप्त करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल में ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर एम ए होता है। क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख रहा है, आप लोग देखो बल क्या लिख रहा है, नियत लिख रहा है। तो सिंपल में अगर आप लोग देखिए नियत लिखा तो आप लोग का M1 बाय, देखिए यहाँ पे लिखे तो M1 बाय M2 इक्वल टू करना पड़ेगा। तो एक्सलेशन A1 बाय क्या लिखेगा, A2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग करते हैं तो देखिएगा, तो दोनों का रेशियो भी क्या होगा, समय के अकॉर्डिंग भी रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या रहेगा, 2:5 रहेगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा डी, आप लोग को ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 50 केजी है एक लिफ्ट में भार मापक तुला पर खड़ा है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करे तब तुला का पठ्यांक क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। मैं आप लोग को इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, आप लोग फोकस कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान देखिएगा। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे तुला के नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये नीचे। तो लिफ्ट के नीचे गति करने पर भार, व्यक्ति का जो आभासी भार होता है वो आर अगर निकालते हैं तो एम कीजिएगा, नीचे आता है तो घटता है। तो देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। भार का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे आप लोग को आर निकालना है, तो सिंपल वे में देख रहे होंगे नीचे आता है, हम लोग एम रहने देंगे जी। तो नीचे आता है तो हम लोग एक्सलेशन से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जी माइनस ए कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए मास आपका 50 केजी दिख रहा था और जी का वैल्यू होता है 10। ऑलरेडी देख रहे हैं ए का वैल्यू आप लोग के सामने 9 दे रहा था। तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू आप लोग निकालना चाहते हैं तो आप लोग फिर 50 आएगा। क्या आएगा, 50 एम आएगा। अब चलिए बातें करना चाहते हैं यहाँ पे तुला का बोरा पठ्यांक क्या होगा। तो सिंपल में तुला का पठ्यांक का फॉर्मूला होता है आर बाई जी होता है। क्या होता है, आर बाई जी। होपफुली आर का वैल्यू लाया था 50 और जी का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। अगर आप लोग इसे डिवाइड कीजिए तो 5 केजी आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से क्लिक करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल क्या है। होपफुली आप लोग डेली घर्षण का यूज भी करते हैं। तो घर्षण बल एक प्रकार का स्व समायोजित बल होता है और सिंपल में इसे हम लोग एक प्रकार का असंरक्षित बल भी कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे घर्षण बल जो होता है, देखिए घर्षण बल जो होता है वो अभिलंब बल के समानुपाती है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग इसको समानुपाती को हटाते हैं तो हम लोग म्यू लेते हैं, बाय आर लेते हैं। ये म्यू जो आप लोग का घर्षण गुणांक होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद, सॉरी इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर, देखिए आलम के चारों ओर घूमने वाले छड़ को क्या कहते हैं। होपफुली सबसे इजी क्वेश्चन इस सेट का ये। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आलम के चारों ओर घूमने वाले छड़ को क्या कहते हैं। तो हम लोग इसे बोलते हैं उत्तोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तोलक। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में पूरे के पूरे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखिए उत्तोलक एक प्रकार का सरल मशीन होता है। उत्तोलक एक प्रकार का सरल मशीन होता है जो कम बल के प्रयोग से महत्तम कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। इसके कुल 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले फिर याद रखिए इसके कुल 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन पूछता है इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक, सेकेंड को बोलते हैं सेकेंड श्रेणी उत्तोलक और थर्ड को बोलते हैं थर्ड श्रेणी उत्तोलक। तो देखिए तीनों का मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में फलक्रम जो होता है वह बीच में होता है, फलक्रम बीच में होता है। सेकेंड श्रेणी में इसमें लोड बीच में होता है। वही थर्ड वाले श्रेणी में इफर्ट आप लोग का बीच में होता है। इस स्टेप से आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं FL। क्लियर है। यानी कि फलक्रम जिसमें बीच में आ गया उसे फर्स्ट बोलेंगे, जिसमें लोड बीच में आ गया उसे बोलेंगे सेकेंड बोलेंगे, और ई जिसमें आ गया यानी फर्स्ट जिसमें आ गया उसे बोलेंगे थर्ड बोलेंगे। क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। देखिए प्रथम श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक जो लाभ होता है यानी एमए जो इसका होता है वह 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। क्लियर है। वही सेकेंडरी की बात करना चाहते हैं तो इसका एमए जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। याद रखिए एमए हमेशा 1 से बड़ा होता है। वही थर्ड की बात करना चाहते हैं इसका एमए का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लिख रहा डिफरेंशियल पुले के व्यास क्रमशः 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है तो 250 kg भार उठाने के लिए यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं
फार्मूला बताता हूँ, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज अगर आप लोग को निकालना है तो सिंपल में टोटल भार बाय क्या होता है, इफर्ट्स होता है। मैं ये कर दिया ऑलरेडी। अगर आप लोग जब भी डिफरेंशियल पुली का यूज करते हैं तो देखिए इस टाइप से आप लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो दोनों का 2 गुना पुली का व्यास लेते हैं, तो हम लोग क्या करें 2 कर देंगे, अब पुली का व्यास 2d कर देंगे। क्लियर है। अब दोनों पुलियों के व्यास का अंतर लेते हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे d माइनस डी करते, ये फार्मूला होता है। क्लियर है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व किए, देखिए फिर से बोल रहा इसको निकालने के लिए क्या करें 2 गुना d कर दीजिए, फिर दोनों के अंतर लिखा यानी d माइनस डी। अब देखिए 2 कर दूंगा, अब d, तो d का वैल्यू बड़ा वाला लिखते हैं d। अब देखिए दोनों का अंतर देखिए तो 20 आ रहा है। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल में आप लोग बीच में आ रहा 4 आंसर, तो राइट आंसर होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करती है। फिर लिख रहा है गुरुत्वाकर्षण बल आसंरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। थर्ड लिख रहा है गुरुत्वाकर्षण बल एक अपकेंद्रीय बल है। तो सिंपल में आप लोग पढ़े भी होंगे न्यूटन के तीसरा गति नियम के अनुसार, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के तीसरा गति नियम को फॉलो करता है। उसके अनुसार टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि संरक्षी बल होता है। क्या होता है ये? संरक्षी बल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। अब बातें करना चाहते हैं एक स्टेप से भी याद किया गुरुत्व बल। गुरुत्वीय बल जो एक प्रकार का केंद्रीय बल भी होता है, यानी एक प्रकार का ये क्या होता है केंद्रीय बल होते हैं। अब बातें करना चाहते हैं इसका फॉर्मूला को, तो F बराबर अगर आप लोग लिखते हैं तो इसमें G लिखते हैं m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। और इसमें अगर कैपिटल G की वैल्यू लिखते हैं तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग इसका जो वैल्यू डिफाइन किया था हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन को अगर आप लोगों को बनाना है, देखिए 8वां क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, वैसे आप लोग बनाइएगा तो लाभ प्रतिशत नहीं का। चलिए 8 को मैं स्किप कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, 9वां भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड मास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग बना सकते हैं। वैसे 9 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए 3 लड़कों का औसत आयु 25 वर्ष है और उसकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़कों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले आप लोग देखिए 3 लड़का है, तो 3 लड़का है तो 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 75 वर्ष आ गया। तीनों का आयु का अनुपात दिया हुआ था 3:5:7 था, सबसे छोटे का बोल रहा। तो ऑलरेडी सबसे छोटे का वैल्यू कितना था 3 बाई क्या करेंगे टोटल ऐड किए 3 5 8 8 7 कितना होता है 15। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से, तो ऑलरेडी आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल में 15 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर कीजिएगा तो 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इसका राइट आंसर आएगा 68/157। एक घन के आयतन और गोले का आयतन जो कि घन में पूर्णतः फिट होता है, उसके बीच का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है AQ। क्या होता है? AQ होता है। उसी प्रकार गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई। देखिए याद रखिए गोले के आयतन में जो होता है, यानी कि जो रेडियस होता है इसका हाफ होता है, यानी कि इसका जो भुजा उसका हाफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे a/2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। होपफुली आप लोग लिखेंगे a/2 इंटू a/2 एक बार और लिख दीजिए, यानी a/2 ऑलरेडी आप लोग देखेंगे, यानी कि इसका जो व्यास होता है इसके हाफ होता है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल में देखिए आप लोग को सबसे पहले अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आप लोग यहाँ a3 है तो हम लोग a3 को कैंसिल कर दिए। क्लियर है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे आप लोग केवल 1 बचा, बाय 4/3 लिख देंगे, पाई बच गया। अब यहाँ पे बचा है तो केवल 3, यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ पे 8 बच गया, और हम लोग सिंपल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑलरेडी अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल में इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए अगर दोनों का रेशियो निकालते हैं तो अगर आप लोग रेशियो निकालिए तो 4 का पढ़ा में 8 2 बार में आता है। तो सिंपल में 2 आप लोग 2 और 3 को गुना कीजिए तो 6 आएगा, 6:पाई आएगा। क्या आएगा? 6:पाई, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक रेखा VP के लंबवत रखी जाती है तो उसका शीर्ष क्या होगा? सबसे पहले देखिए अगर आप लोग डायग्राम पढ़े होंगे तो देखिए सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल प्लेस कहलाता है, यानी H है, X है, ये Y है। अब देखिए इसमें ये जो लाइन किसे बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। तो आपका ये है। अब देखिए इसमें बोल रहा है यदि एक रेखा VP के लंबवत खींची जाती है, VP के लंबवत खींची जाती है तो इसका शीर्ष वर्टेक्स क्या होगा? तो ऑलरेडी देखो एक प्रकार का रेखा, इस प्रकार इसका वर्टेक्स जो होगा एक प्रकार का रेखा ही होगा ना। तो देखिए ये आप लोग ये हॉरिजॉन्टल प्लेस होता है, ये VP होता है, तो सिंपल में एक रेखा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, एक रेखा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची स्तंभ यानी लिस्ट कॉलम के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं। होपफुली मैं आप लोगों को बताया था तीर्थ। देखिए लिस्ट कॉलम के सभी तिर्यक जो होते हैं सिंपल में एक त्रिभुजाकार होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार होते हैं। क्लियर है? अब याद रखिए पिरामिड के आधार पर एक बहुभुज बन जाता है जिसे हम बोलते हैं त्रिभुजाकार। चलिए देखिए इसमें दो चीज़ होता है। त्रिभुजाकार जो होता है एक प्रकार का पिरामिड होता है। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिए, त्रिभुजाकार का जो शेप होता है वह पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के सामने ये रहा, एक समबहुभुज के बाह्य कोनों का योग क्या होता है। सबसे पहले लिख रहा है एक समबहुभुज के बाह्य कोनों का योग क्या होता है। सिंपल में याद रखिए एक समबहुभुज के बाह्य कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। क्लियर है? और अगर प्रत्येक कोण एवं समान भुजाएं हो तो प्रत्येक बाह्य कोण बोलेंगे तो 360 कोण एन से डिवाइड करें, ये होता है फार्मूला। क्लियर है? चलिए अब वही अंतः कोण के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए फार्मूला करते हैं n-2 गुना 180 करते हैं। क्लियर है? वही अगर डायगोनल की बात करते हैं तो n-3/2 लिखते हैं। ये सब सारे फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, कुछ पीले हरे हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई पीला है, ये कुछ पीले क्या बोल रहा है, ये कुछ पीले हरे हैं। तो चलिए हरे के लिए मैं मान लेता हूँ कुछ पीले हरे हैं, तो मैं कुछ पीले हरे बना दिया। सभी सफ़ेद हरे हैं, तो आप लोगों को सभी सफ़ेद के लिए मानना है। तो देखिए सबसे पहले जो सभी वाला रहता है उसी को मान लेंगे। देखिए सिंपल में सबसे पहले सभी सफ़ेद मान लेंगे। देखिए ये मान लीजिए वाइट है, तो सभी सफ़ेद के बारे में क्या बोल रहा है, सभी सफ़ेद क्या है, हरे हैं। तो देखिए ये सभी सफ़ेद को हम लोग हरे मान लिए, यानी कि ग्रीन मान लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे कुछ पीले हरे थे, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीले लिखेंगे। तो यानी ये आप लोग का येलो इसमें लिख दिए। अब देखिए इसका निष्कर्ष लिख रहा है कुछ हरे पीले हैं, तो देख सकते हैं कुछ हरे पीले हैं, बिल्कुल है, तो सही हो गया। कुछ हरे सफ़ेद है, कुछ हरा सफ़ेद भी था, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए दोनों आप लोग का सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे लिखा 712, 726, 740, 754। अगर इसमें देखिएगा फोकस कीजिएगा तो सारी संख्या में 14 इंक्रीज कर रहा, तो 768 में से 14 अगर इंक्रीज किया तो 782 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 5 मित्र P, B, C, G और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B C के बाईं ओर बैठा है, G और H C के निकटतम पड़ोसी नहीं है। H P के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। G के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़े होंगे तो आप लोग अब तक बना दिए होंगे। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक वृत्ताकार मोड में ना, तो हम लोग देखिए वृत्ताकार मोड रहेगा, टोटल कितना व्यक्ति 5 है, तो 2, 2, 4 और एक और व्यक्ति मान लीजिए 5 स्टेप्स आप लोग को बैठाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए सिंपल में आप लोग को मैं बता रहा हूँ, सॉरी एक और मैं मान लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी जो है सी के बाईं ओर बैठा है, सबसे पहले अंदर की ओर था ना ये, तो देखिए बी सी के बाईं ओर है, तो मान लीजिए सी यहाँ पे, तो इसके बाईं ओर मैं मान लिया यहाँ पे भी, देखिए इसके बाईं ओर बी हो गया। क्लियर है? इसके बाद बोल रहा जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो यहाँ पे जी होगा और ना ही यहाँ पे सी के। जी और एच जो है क्या लिख रहा है फ्रेंड, जी और एच सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका जी और एच नहीं हो सकता है। क्लियर है? फिर लिख रहा है एच जो है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एच जो है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए पी मान लीजिए, जहाँ पे आप लोग का जी सी नहीं हो सकता वहाँ पे पी मान सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए पी, तो अब इसके दाईं ओर दो किसको बैठाना, एच को, तो हम लोग यहाँ पे एच बैठा दिए। क्लियर है? अब देखिए एच पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एच जो पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठ चुका है। जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग को बैठाने के लिए यहाँ पे क्या बच गया, जी बच गया। अब आप लोग देखिए जी के ठीक बाईं ओर, तो जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठ रहा है, पी बैठ रहा। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए, यानी कि पी बैठ रहा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और आप लोग के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें केवल आप लोग को पुट देखना है, तो आप लोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का यूज करिए तो राइट आंसर आ जाएगा ये। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग को यूज करना है। देखिए निरस्त करना का अर्थ होता है छोड़ देना, उसी प्रकार देखिए धुंधला प्रत्यक्ष छाती ये गलत हो जाएगा, गपसप भड़कीला गलत, राख लगाना विरोध करना गलत है, खिखियाना दांत निकालना। ऑलरेडी देखते हैं खिखियाना को हम लोग क्या बोलते हैं, दांत निकालना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले उसमें विकिरण की तीव्रता वस्तु के बिंदु के क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तीव्रता का फार्मूला आप लोग होपफुली पढ़े होंगे। तो आई का जो फार्मूला होता है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल प्रति स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड होता है, ये होता है फार्मूला। तीव्रता का फार्मूला पढ़े होंगे। तो अब यहाँ से आप लोग को इसका यूनिट निकालना है।
तो बोला किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले उसमें विकिरण की तीव्रता क्या होती है। ऑलरेडी देखिए जूल को यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाट में, क्लियर है। और यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जूल सेकंड होता है इसका, अब यहाँ से कैंसिल किया तो मीटर स्क्वायर होगा, इस सेकंड तो सेकंड से निकल गया, तो यहाँ पे केवल वाट मीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो ये एक दूसरे के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। क्या था ये, व्युत्क्रमानुपाती था। तो राइट आंसर कीजिएगा, तो उसके विकिरण के क्या था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रबलता का मान जो होता है तीव्रता और कान के संवेदनशीलता पर भी निर्भर करता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है, कौन सा परिवर्तन गलत है। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ गलत। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बातें करना चाहिए एक क्यूरी के बारे में। तो एक क्यूरी जो होता है तापमान का यूनिट होता है, क्लियर है। तो एक क्यूरी का टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वह 3.7 × 10⁻10 DPS में होता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन में दिया। तो पहला आप लोग को सही है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं सेकेंड के रूप में। तो एक वर्न बराबर, हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, एक वर्न बराबर 10⁻−18 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, बल्कि 10⁻, देखिए मैं लिखता एक 10⁻−28 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग का गलत लिख दिया, क्लियर है। एक क्विंटल में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे बचपन से 100 kg होता है, एक क्विंटल में 100 kg होता है, और 1 लीटर में 1 घन मीटर होता है। तो ऑलरेडी आप लोग ऑप्शन नंबर सी को भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का गलत हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैं इसे लास्ट में आप लोगों को बता दूँ, कुछ टाइम टेकन है इसलिए लास्ट में बता दूंगा। चलिए ज़्यादा ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंपल में आप लोग टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन का, तो आप लोग को ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े होंगे। सबसे पहले याद रखिएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हमेशा सेकेंडरी वोल्टेज होता है प्राइमरी वोल्टेज के कंपेरिजन में अधिक होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं ऊंचाई, देखिए ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, हो जान बढ़िया, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसके बोलते हैं स्टेप अप। क्या बोलते हैं, स्टेप अप। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्टेप अप। देखिए स्टेप अप होता है। तो ये स्टेप अप क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, क्लियर है। इसके साथ साथ ये करंट को क्या करता है, कम करता है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें याद रखिएगा इसमें प्राइमरी कॉइल की जो संख्या जो होती है, देखिए मान लो प्राइमरी कॉइल की जो संख्या तो वह कम होती है कंपेरिजन टू सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल की संख्या कुछ ज़्यादा होती है इसमें, क्लियर है। ये आप लोग होता है प्राइमरी, सॉरी यानी कि ये होता है सेकेंडरी, सॉरी उच्चाई, यानी कि सेकेंडरी ट्रांसफर, स्टेप अप ट्रांसफर के बारे में। वही स्टेप डाउन की बात करना चाहते हैं। देखिए स्टेप डाउन जिसे हम बोलते हैं अपचाई, इसमें क्या होता है वोल्टेज की संख्या, वोल्टेज का मान कम होता है, वही करंट क्या होता है अधिक होता है। इसके साथ साथ इसमें याद रखिएगा इसमें प्राइमरी कॉइल की संख्या अधिक होती है कंपेरिजन टू सेकेंडरी कॉइल, क्लियर है। ये दोनों कंडीशन को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स और बता देना चाहता हूँ। देखिए के में, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो रेशियो जो होता है के का वह मोर देन 1 होता है, वही स्टेप डाउन में रेशियो जो होता है वह लेस देन 1 होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में जो कि 45 डिग्री सेल्सियस पे में है डाली जाती है, तो पानी का परिणामी तापमान क्या होगा। देखिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए एम एल कीजिएगा, फिर एम होता है, ठीक है, एस कीजिए डेल्टा टी, जहाँ पर टी जो होता है मिश्रण का ताप है। तो ऑलरेडी 5 आपको लोग दिख रहा है एल, तो लेटेंट हीट आप लोग जानते हैं क्या होता है 80 होता है, प्लस हम लोग 5 कर देंगे, एस का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, क्लियर है। चेंज इन टेम्परेचर आप लोग के बीच में दिया हुआ नहीं है, तो हम इससे क्या करेंगे T-0 मानेंगे, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को पता है 45 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो क्षय होता है वह एम एस डेल्टा टी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो 20 कीजिएगा इंटू 1, फिर 45 माइनस, सॉरी 45 माइनस क्या कीजिए टी कीजिए। अब दोनों को बैलेंस करेंगे, नहीं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 था, दोनों को अगर आप लोग बैलेंस करते हैं तो सिंपल में आप लोग का ये आएगा 5 इंटू 80 इंटू, सॉरी 80 प्लस के बाद क्या था 5 इंटू T-0 कीजिएगा इक्वल टू कीजिएगा तो 20 इंटू 45 माइनस क्या था टी था इंटू 1 कीजिएगा। अब यहाँ से टी का वैल्यू लाइएगा तो काफ़ी अच्छे से 20 डिग्री सेल्सियस को ला सकते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का आंसर होगा। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या दर्शाता है। सिंपल है फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग को बल विस्थापन का ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, देखिए इस टाइप
से आप लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। ये आप लोग को फोर्स को शो करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। तो बल ग्राफ विस्थापन के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है। देखिए इस टाइप से जो होता है, तो हमेशा याद रखिएगा क्षेत्र जो निम्न देता है वह कार्य को देता है। क्या देता है? ये कार्य को देता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए W बराबर क्या होता है? FS होता है। क्या होता है? W बराबर क्या होता है? FS होता है। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं F क्या था? बल था, और S क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। तो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसमें मैं आप लोगों को कार्य के रिगार्डिंग दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। जो भी कार्य होता है तीन कंडीशन पे फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें एंगल, देखिए 3 कंडीशन होता है। अगर एंगल 0 डिग्री है या एक ही तरफ बल और विस्थापन है, तो हमेशा याद रखिए उसमें जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? वही एंगल अगर आप लोग का सीधा यानी कि खड़ा है तो 90 डिग्री रहेगा, तो उसमें जो कार्य होता है वह शून्य होता है। वही अगर आप लोग का एंगल विपरीत दिशा में है तो उसमें 180 डिग्री में कार्य जो होता है वो माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए कार्य कैसे मात्रक ऑलरेडी जानते हैं, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा? सिंपल वे में फ्रेंड्स, देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, एक निकाय की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा? होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, क्या होता है पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए का स्किप करिए माइंड से। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है आप लोग पढ़े भी होंगे, पी स्क्वायर बाय क्या होता है? 2m होता है, ये होता है। क्लियर है? जहाँ पे p क्या आप लोग का संवेग है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग बोल रहा, यदि एक निकाय की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो इसका नया संवेग क्या होगा? तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं के ई, देखिए यहाँ से अगर निकालिए तो के ई आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? पी स्क्वायर का होगा। क्लियर? देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग निकालिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को मैं इक्वेशन सिखाएं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पूरा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाता है। तो सिंपल में अगर 4 गुना होता है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 4 लिखिएगा तो 4 पी के अगर आप लोग होगा तो ये किसका होता है? 2 का होगा ना, ये तो 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा? ये 2 गुना, तो प्रारंभिक मान के 2 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। आप लोग बीच में क्वेश्चन 8 क्या लिख रहा है, 28 क्या लिख रहा है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। चलिए किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है और उसी राशि पर उसी दर पर उसी अवधि की चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये 25 पैसा है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, देखिए 2 वर्ष के लिख रहा है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर देखिए तो 50 है, ठीक है। तो यानी प्रथम वर्ष का अगर निकालेंगे तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 25 रुपये होगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि दोनों इक्वल होता है। क्लियर है? लेकिन सेकेंड वर्ष में इसका लिख रहा 50 रुपये, यानी कि बढ़ गया, इसमें लिख रहा है कितना रुपये? 51 रुपये 25 पैसा। तो होपफुली आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 50 में से 51.5 में से 2.50 को घटाएंगे तो ऑलरेडी कितना है? 1.25। तो यहाँ पे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू आ रहा है 1 रुपये 25 पैसा आ रहा है। क्लियर है? तो हम लोग दर निकालेंगे, यानी रेट निकालेगा तो ऑलरेडी देखिए मैं कितना लिखा था, सी आई का वैल्यू 1.25 और इसका जो मेन वैल्यू था यानी एस आई का वैल्यू था 25। इसको हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे अगर आप लोग मल्टीप्लाई किया तो इसका राइट आंसर आएगा 5%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 9 पाइप एक टैंक में जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंकों को 24 घंटा में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टंकी को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखिएगा टैंक में कुल पाइपों की संख्या कितना फ्रेंड्स? 9 है। तो यहाँ पे आप लोग के खाली करने वाला पाइप देखिए, टोटल पाइप की संख्या मान रहा है तो 9 है। क्लियर है? अब इसको 2 भाग में बांट रहे हैं। सबसे पहले एक बोला खाली करने वाला, तो देखिए खाली करने वाला को आपको पता नहीं है तो खाली वाला के लिए हम लोग मानेंगे x। क्लियर है? उसी के बाद साथ हम लोग भरने वाला को मानेंगे, तो भरने वाले के लिए हम लोग मानेंगे तो टोटल 9 था तो 9 में से क्या करेंगे? x मानेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखिए इसी के रिगार्डिंग में आप लोग को बीच अब समीकरण बताने जा रहा हूँ, देखिएगा केवल समझिएगा। तो लिखा था प्रत्येक भरने वाले पाइप खाली टैंकों को 24 घंटा में भर सकता है। क्लियर है? और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप जो 18 घंटे में पूरी टैंकों को खाली कर सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए खाली करने वाले के लिए x माने थे, कितने घंटे में खाली करता है ये, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं 18 में था, हम लोग 18 कर देंगे। अब माइनस था खाली करने के लिए और सेकेंड जो था 9 - x माने थे, देख सकते हैं। ठीक है? भरने वालों को क्या माने थे? भरने वालों को 9 - x माने थे। तो भरने वाला क्या था आप लोग का? 24 आवर ले रहा था, बराबर टोटल जो था टोटल कितना घंटा में लेता? 9
9 घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे 1/9 लेंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे खाली कर रहा था, क्लियर है। और हम लोग क्या करें इसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा या फिर एक्स का वैल्यू आप लोग देखिए 5 पुट कर दीजिएगा ना, सॉरी अगर आप लोग सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू इसमें आप लोग का 5 आंसर आएगा, क्या जाएगा 5 आएगा। तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो कि 5 लिख रहा है, क्लियर है। सिंपल में आप लोग को जो मैं बताया सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए 9 टोटल पाइप दिया था तो हम लोग क्या करें एक मानेंगे खाली करने वाला। तो सबसे पहले खाली करने वाले को एक्स मान लिए थे, तो भरने वाला क्या होगा 9 - x होगा, क्लियर। अब हम लोग दोनों के इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसी एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार किसी अंकित कीमत पर 12% की छूट को अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की अंकित मूल्य क्या होगी। तो सबसे इजी क्वेश्चन होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। देखिए एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई है, दुकानदार उसकी अंकित कीमत पर बची 12% की छूट देता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, एक फार्मूला मेरे पास आता है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ आप लोग यूज भी किए होंगे। MP/CP इक्वल टू होता है 100। सबसे पहले 100 प्लस यहाँ पे P कीजिएगा, प्रॉफिट कीजिएगा, और यहाँ पे करते हैं तो 100 माइनस D करते हैं यानी डिस्काउंट कीजिएगा। आप लोग को MP निकालना है तो हम लोग पुट करेंगे फार्मूला पे। तो देखिए MP रहने देंगे CP, तो CP का वैल्यू आप लोग देखिएगा तो कितना था 2500 रुपये, तो मैं 2500 कर दिया हूँ। फिर देखिए प्रॉफिट लिख रहा था आप लोग का 10%, तो 100 में 10 जोड़े 110 हो गया। फिर डिस्काउंट था 12%, 100 में से 12 को घटाएंगे 88 आएगा। और आप लोग सॉल्व कीजिए तो सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप लोग सॉल्व करते देखिए 22 का पारा में 88 4 बार में आ गया, और 22 का पारा में 110 5 बार में आएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग पूरे का पूरे कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा 3125 रुपये आएगा। क्या आएगा फ्रेंड 3125, जो कि MP का मूल्य होगा। तो MP का जो वैल्यू होगा 3125, वो फार्मूला से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 0.8 और 0.72 के मध्यानुपाती क्या होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट हम लोग करते हैं और भी अंडर रूट में, तो आप लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर क्या आएगा, तो देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 72 के पारा में 8 को 72 को 8 से गुना किए तो 576 आएगा, तो हम लोग 5.76 आएगा। ये किसका अंडर रूट होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे 2.4 होगा। तो सिंपल में इसका जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब इस अभय और श्रेय अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। तो कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा। देखिए अल्टरनेटिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मेरा ट्रिक पढ़िएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एक मान लीजिए अभय आप लोग का, ये श्रेय है, क्लियर है। तो देखिए अभय अकेले किसी कार्य को 42 मिनट में करता है और श्रेय कितना कर रहा है, 70 मिनट में कर रहा है, क्लियर है। अब दोनों कार्य निकाले यानी कुल कार्य निकालिए तो 210 आ रहा है, क्लियर है। अब आप लोग को सॉल्व करवाते देखिए सबसे पहले अभय का क्षमता का निकालिए तो 5 आ जाएगा, उसी प्रकार श्रेय का निकालिएगा तो 3 आएगा, क्लियर है। अब देखिए दोनों मिलकर यानी कि बारी बारी से कार्य कर अभय स्टार्ट कर रहा, तो दोनों मिलकर यानी अगर 2 मिनट में कार्य कितना होगा तो 5 3 8 यानी 2 मिनट में कार्य कितना होगा 8। टोटल कार्य कितना लाना था 210 लाना था। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग दोनों साथ मल्टीप्लाई करते 26 से, देखिए यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी कि यहाँ पे 52 आ गया, यानी 52 मिनट में कुल कार्य कितना होगा, तो 26 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 208 आएगा। क्या आएगा 208 आ गया। अब देखिए टोटल काम कितना चाहिए था 210 में अगर आप लोग देखिएगा तो 208 काम हो चुका है, क्लियर है। अब आप लोग का नीड कितना है 2 काम का, तो अगला काम करने कौन आएगा ए आएगा। तो ए की क्षमता कितना है 5 का है, तो देखिए टोटल काम तो 52 हो चुका, अगला काम कौन करने आएगा ए आएगा। तो ए की क्षमता 5 का, लेकिन नीड कितना है 2 है, तो हम लोग क्या करें 52 तो जो काम था इसी में 2/5 कर दें, यानी कि 52.2/5 इसका आंसर होगा। या फिर 2 नीट था तो 2/5, देखिए यहाँ पे क्या कीजिए 2/5 को हम लोग सेकेंड में बदल दीजिएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 का पावर में 60 12 में आता है, तो 12 दूनी 24। तो सिंपल में इसका राइट आंसर आएगा 52 मिनट के साथ साथ आप लोग का आएगा 24 सेकंड आएगा, क्लियर है। 12 दूनी 24। तो इस तरीका से आप लोग को बनाना पड़ेगा, यानी 52 मिनट 24 सेकंड इज द राइट आंसर। ये ट्रिक मैं जो बताया काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स, आप लोग बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस फिनिश को प्रतीक द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सतह फिनिश को हम लोग किसके द्वारा करते हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इससे हम लोग देखिए इस टाइप से आप लोग बनाते होंगे। देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अब पिछले वीडियो अगर देख रहे होंगे तो काफ़ी सफिशिएंट होगा। तो इस टाइप से हम लोग करते हैं, क्लियर। अब मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले सरफेस फिनिश में कुल त्रिभुजों की संख्या पूछता है, कुल कितना होता है। देखिए
सॉरी, इसमें बोलता है कुल कितना पार्ट्स होता है। तो देखिए एक पार्ट्स हो गया, देखिए मैं गिन देता हूँ। सबसे पहले कुल पार्ट्स, तो एक पार्ट्स हो गया, फिर देखिए ये आप लोग का दो पार्ट्स हो गया, इसके बाद हम लोग इसको मानते हैं तीसरा पार्ट्स मानते हैं, फिर ये आप लोग का चौथा होता है, ये पाँचवा होता है, और लास्ट में इसको छठा माना जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा त्रिकोण होता है। क्या होता है ये त्रिकोण। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए चित्र में विभिन्न कोण दर्शाए गए हैं, निम्नलिखित में न्यून कोण की पहचान करना। आपको न्यून कोण बताना है। ऑलरेडी अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। न्यून कोण आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। वही ऑप्शन नंबर बी अगर देखिए तो इसे बोलेंगे वृहत कोण। क्या बोलेंगे, वृहत कोण। ऑप्शन नंबर सी देखिए तो इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, या सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण हो गया। और ऑप्शन नंबर अगर डी देखिए तो ये लंब कोण हो गया। चलिए अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों तरफ घुमाया जाता है तो क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों घुमाया जाता है तो ये हमेशा देखिए, ये मान लीजिए आयत है। क्लियर है। अगर किसी भुजा के चारों घुमाएंगे ना तो ये तो आप लोग का आयत है ही है। क्लियर है। लेकिन आप लोग का इसका जो ऊपरी में जो पार्ट्स है ना वो इस टाइप से ले लेता है, यहाँ भी इस टाइप से ले लेता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये आप लोग का आ जाएगा बेलन बन जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा, आयत का किसी भुजा के चारों घुमाए जाने पर क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको काउंट कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा टोटल 10 आएगा। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो आएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी आएगा, यानी 270 आएगा। चलिए 37 क्वेश्चन को बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे, इसलिए मैं केवल आंसर बता देता हूँ। तो 38 का अगर आंसर बनाइए तो CCN होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे में देखिए 3 इंक्रीज कर रहा था। चलिए देखिए इस चीज़ को मैं स्किप। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, रघु बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने घर से सीधे चलता है। कुछ देर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और बस स्टॉप पे पहुंचता है। तो वह जो पूर्व दिशा में, तो उसके घर से बस स्टॉप की दिशा ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये रघु है, देखिए मान लीजिए रघु यहाँ से है। तो रघु अपने घर से निकलता है, सीधे निकलता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये घर से ये निकल गया। क्लियर है। सीधे निकला, कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो सिंपल में मैं बाईं ओर मुड़ा दिया हूँ। क्लियर है। जो पूर्व दिशा में है तो वह अपने घर से किस दिशा में, तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ से दिशा निकालना है। तो सिंपल में देखिए आप लोग ये दिशा बनाना है। तो ये अगर आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड्स ये आप लोग का कौन सा दिशा है, तो दक्षिण पूर्व है। कौन सा, ये दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर जाएगा तो दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वह युक्ति जो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहले जनित्र, तो जनित्र जो होती है आप लोग पढ़े भी होंगे, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये तो निर्भर करती है। धारामापी फ्रेंड विद्युत धारा को मापता है, ये भी हो गया। विद्युत मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी मैटर करता है। लेकिन थर्मोपाइल जो होता है, यानी कि तापीय जो पुंज होता है, वह विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता उसे बोलते तापीय पुंज बोलते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा थर्मोपाइल जो होता है, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। यानी कि H बराबर हम लोग फार्मूला क्या बताया था, I² RT पे ये आधारित होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। तो देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। सॉरी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग हीट एंड टेम्परेचर पढ़े होंगे या फिर क्लास 11th में अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। देखिए लिख रहा अल्फा बीटा एवं गामा में रैखिक क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक क्या होंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ तीनों के इक्वेशन के बारे में आप लोग को लिख रहा है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, होपफुली आप लोग जानते भी होंगे। देखिए अल्फा बीटा और गामा ये तीनों का जो रेशियो होता है 1:2:3, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंस है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए बीटा का जो वैल्यू होता है वह 2 अल्फा के टाइम्स होता है। क्लियर है। उसी प्रकार गामा का जो वैल्यू होता है वह 3 अल्फा के टाइम्स होता है। इस प्रकार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग को बाई चांस आप लोग को बीटा बोल रहा, सबसे पहले बीटा बाय गामा कीजिए। तो बीटा बाय गामा कीजिएगा तो देखिए बीटा वैल्यू 2 लिखिएगा, यहाँ पे 3, तो 2/3 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है। तो इस तरीका को आप लोग अपनाइएगा, आप लोग के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स काफ़ी समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, C/, देखिए C -0 करते हैं, बाय क्या लिखते हैं 100 -0 करते हैं। उसके बाद फ़ारेनहाइट का वैल्यू लिखते हैं F माइनस इसका वैल्यू स्टार्ट कितना था 32, और टोटल कितना डिफरेंस होता है, ये तो 80 का होता है, सॉरी 180 का डिफरेंस होता है ना।
सॉरी कितना 212 में से हम 32, हाँ तो 180 का डिफरेंस होता है। आप लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसे और शॉर्टकट कीजिएगा तो आप लोग बीच में आ जाएगा C/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C/5 बराबर F-32/9 आएगा। क्लियर है? अब आप लोग को क्या करना, सेल्सियस का वैल्यू आप लोग को बीच में 100 लिख रहा तो हम लोग जहाँ पे सेल्सियस वहाँ पे 100 फुट कर देंगे, बाय 5 करेंगे, बराबर F माइनस क्या करेंगे 32/9। अब 5 का पावर में 100 कितना बनवाता है? 20 पावर में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रेंड 20 दे दिए, बराबर F माइनस यहाँ पे 32 है बटा कितना था, तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे यहाँ पे हमारे बीच में 9 आया था, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 9 को 20 से गुना करेंगे 180 बराबर F माइनस 32 करेंगे तो सिंपल में F का वैल्यू निकालिएगा तो टोटल वैल्यू आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो सिंपल में आप लोग राइट आंसर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। वैसे भी आप लोग को पढ़े भी होंगे, ये याद करने वाला चीज़ नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था। चलिए अब राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फटाफट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिए सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जो होता है वही 373 केल्विन के भी बराबर होता है। क्लियर है? और यही आप लोग का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यही आप लोग का 80 र्यूमर के भी बराबर होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखिएगा। एक जूल कितने बराबर होते हैं? सबसे पहले बातें करना चाहते हैं जूल के बारे में। देखिए आप लोग पढ़े होंगे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस होता है। क्या होता है फ्रेंड? एफ एस होता है। तो देखिए फोर्स कैसे मात्र होता है? न्यूटन होता है। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो यही न्यूटन गुना मीटर यानी न्यूटन गुना मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए एक जूल बराबर क्वेश्चन आता है, एक जूल बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा एक जूल बराबर 0.28, सॉरी यहाँ पे कन्फ्यूज कर रहा हूँ। याद रखिए एक कैलोरी बराबर, सॉरी हाँ एक कैलोरी बराबर जो होता है 4.186 जूल होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है ये। देखिए असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया जाता है तो संपूर्ण चालक में दो मद स्थिर है तो वह क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखिए असमान अनुप्रस्थ काट में एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाता है, तो जब भी स्थिर विभवांतर लगाते हैं तो देखिए आई बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? Q/T होता है। तो सिंपल में क्या लगा रहे हैं? आई लगा रहे हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। और ऑलरेडी आप लोग देखिए असमान अनुप्रस्थ काट में एक धात्विक चालक में स्थिर विभवांतर लगाता है, तो जब भी स्थिर विभवांतर लगाता है तो ये आप लोग का ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई होता है। तो ऑलरेडी आप लोग इस प्रकार भी आप लोग कर सकते थे। क्लियर है? इसमें कांस्टेंट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्लियर है? अब बातें करना चाहते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा विद्युत धारा एक प्रकार का अदिश राशि। कैसा ये? अदिश राशि है। क्लियर है? वही एक प्रकार की बातें करना चाहते हैं। देखिए इसका फार्मूला लिखिएगा तो क्या होता है? आई बराबर Q/T होता है। सॉरी आई बराबर लिखिएगा तो V/R होगा। क्या होता है? V/R होता है। उसी प्रकार एक होता है, देखिए इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एक होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? R बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? V/I लिखते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र का, तो इसका होता है न्यूटन पर एरिया होता है। वही बातें करना चाहते हैं विद्युत धारा घनत्व का। तो फ्रेंड विद्युत धारा घनत्व तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत धारा घनत्व एक इंपॉर्टेंट है, तो विद्युत धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है करंट पर एरिया होता है, यानी इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। क्लियर है? ऑलरेडी करंट कैसे मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है इसका। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है ये 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगी? तो सिंपल में आप लोग ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्लियर है? अब देखिए V का वैल्यू अगर सॉरी I का वैल्यू देखिए 2 था, मिली था, तो मिली बराबर क्या लिखे? 2 × 10⁻³ कर देंगे और R का वैल्यू 2 है। अब आप लोग इसे सॉल्व किए तो I को 2 से गुना कीजिए 5, तो 5 × -3 आप लोग का वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर जो लिख रहा है वो भी मिली में लिखा, तो 25 M वोल्ट कर दीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली में संयोजित ग्लैवेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाती है? तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले याद रखिएगा वृत्ताकार बोला ना, तो निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली में संयोजित ग्लैवेनोमीटर द्वारा धारा को दर्ज की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहले इसमें जो होता है जब कुंडली को जब चुंबक को कुंडली की ओर लगाया जाता है, यानी जब पहला
चुंबक को कुंडली की ओर लगाते हैं। इसके साथ साथ जब चुंबक को कुंडली से दूर करते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और थर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं ग्लैल्वेनोमीटर का। तो देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख रहा है ग्लैल्वेनोमीटर। चलिए ग्लैल्वेनोमीटर, तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्लैल्वेनोमीटर किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा को मापता है, यानी क्वेश्चन बोला ग्लैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापता है कि ये उपस्थित है कि नहीं। क्लियर है, मापता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा ग्लैल्वेनोमीटर में संयोजित वृत्ताकार कुंडली के सापेक्ष जब विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे धारा परिवर्तित होती है। चलिए, और ग्लैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम लोग समांतर क्रम एक शंट को जोड़ते हैं। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे 60 रुपये के छूट देने के बाद 480 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, यदि उसे 60 रुपये के छूट के बाद 480 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले देखिए एमपी टोटल करेंगे, तो एमपी अगर देखिएगा तो टोटल 480 रुपया था ये। क्लियर है। इसके साथ साथ 60 रुपये छूट भी था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना रहा 540 रुपये आप लोग का इसमें टोटल एमपी आ गया। क्लियर है। अब हम लोग को इसमें बोलेंगे लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अगर निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग का अंकित मूल्य यानी 540 में कितना अधिक था तो 100 रुपये 25%, तो हम लोग 100 प्लस क्या करें 125 करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल में आप लोग का राइट आंसर 432 रुपये आएगा। कितना आएगा 432 रुपये आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल कितना में बेचा था 480 रुपये में, 480 में बेचा था। इसका हम लोग सीपी कितना लेते 432 में आ गया, 480 में बेचा हम लोग 432 रुपये ला दिए। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिए लाभ कितना आ रहा, तो सिंपल में लाभ अगर देखिएगा तो 48 रुपये लाए। कितना लाए फ्रेंड्स 48 रुपये। अब हमें निकालना है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है आगे लाभ बटा टोटल सीपी कितना था 432 गुना क्या करेंगे 100, तो सॉल्व किया तो 11.1 आएगा परसेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, तो कौन सा विकल्प सही है। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को देखिए 4 को कर लीजिए, ए है, बी है, फिर सी है, डी है। देखिए लास्ट से करेंगे, डी जो है ए से 20% कम है, तो मान लीजिए कि ए आप लोग का 100 है तो डी क्या होगा 80% हो गया। क्लियर है। फिर बोला बी सी से 20% कम है, तो बी जो है सी से, तो सी का तो पता नहीं है। फिर बोला ए बी से 30% अधिक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या था, तो हम लोग लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सी, यहाँ पे डी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी लिख रहा और यहाँ पे बी लिख रहा, तो सिंपल में लिखा ए बी से 30% अधिक है और फिर लिखा बी सी से 20% कम है। तो सबसे पहले बी के लिए मान लिया, जहाँ पे कॉमन उसको मान लो, बी लिख दिए 100, तो ए इससे 30% अधिक था तो हम लोग 130 मान लिए। फिर बोला बी जो है सी से 20% कम है और डी ए से 20% कम है। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा, यहाँ बी जो है सी से 20% कम है, तो यहाँ पे बी जो है सी से 20% कम है, तो ये इंक्रीज होगा ना, तो यानी इसका वैल्यू निकालिए तो 125 रुपये आ जाएगा। फिर डी ए से 20% कम है, यानी कि डी जो है ए से 20% कम है, तो 130 का आप लोग निकालेगा 20% कम करके निकालिए, यानी 130 गुना 80/100 कीजिएगा तो 104 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन लिख रहा है निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। पहला देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, डी ए से 4% कम है, बी डी से 4% कम है, तो बिल्कुल पहला तो आप लोग देख सकते हैं सही है। क्लियर है। उसके बाद बोल रहा आप लोग का देखिए बी जो है डी से 4 पर बिल्कुल सही है। सेकंड तो पहला ही तो सही हो गया आप लोग का, तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आप लोग का। फिर सॉरी डी बी जो डी से 4% कम है, तो देखिए बी का वैल्यू कितना 100 है और डी का कितना 104 है, तो 4% तो कम है, तो सही हो गया आप लोग का। क्लियर है। तो पहला आप लोग का सही होगा। सेकेंड बोल रहा सी ए से 4% कम है, नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा ऑप्शन जो है आप लोग का सही है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे पहले लिख रहा 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी, तो यहाँ पे दुगनी कर दिए, कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी 2 का ये स्क्वायर है। तो देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो दोनों के पावर को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 को 2 से गुना करेंगे, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिए 10 वर्ष होगा। क्लियर है।
चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 19 है, यदि इसमें से एक संख्या फ्रेंड्स आप लोग को जो दिया है वह 19 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए फार्मूला होता है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए मैं लिख देता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए एचसीएफ का वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो एचसीएफ का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग के बीच में 19 लिख रहा और एलसीएम का वैल्यू 171 लिख रहा। क्लियर है? पहला वैल्यू अगर देखिए तो 19 है, तो दूसरा वैल्यू बी निकालिए, 19 कैंसिल हो गया, तो सिंपल में बी का वैल्यू क्या रहा? 171। तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उसके आयु का योग 462 है, तो उसके आयु के बीच अंतर क्या होगा? देखिए सबसे पहले दोनों का अनुपात क्या है? 2:5 है, तो दोनों का ऐड कीजिए, 5 2 कितना गया? 7, 7 का वैल्यू 462 लिख रहा, तो हम लोग क्या करें, एक का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 छक 42 यानी 6, फिर यहाँ बचा कितना? 4 यानी कि 66 आ रहा है, यानी एक का वैल्यू कितना रहा? 66। तो दोनों को अंतर बोल रहा, तो फिर 5 में से 2 घटाएगा 3, 3 को हम लोग 66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 3 18, 6 3 18 19 यानी 198 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी 53 देखते हैं, यदि एक बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर VP से प्राप्त बेलन का प्रोजेक्शन क्या होगा? देखिए अगर आप लोग इसका बनाइएगा फ्रेंड, तो ये जो बेलन का जो होता है वो आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया था, बेलन जो बनता है वो आयत के रूप में बन जाता है। क्या बनता है? ये आयत के रूप में। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक कितने भाग हो सकते हैं? तो देखिए चतुर्थांश अगर आप लोग बनाए होंगे फ्रेंड्स, तो देखिए चतुर्थांश का अर्थ ही क्या होता है? 4 भाग। देखिए आप लोग को इस टाइप से बनाना है, तो देखिए पहला जो तल होता है वह आप लोग का प्लस प्लस होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो माइनस प्लस, थर्ड होता है माइनस माइनस, फोर्थ होता है प्लस माइनस। तो इसमें कुल 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए किसी प्रक्षेप में घन के तीनों फेस जिसमें कि लिखा के तल ये असमान कोण, देखिए इसमें असमान कोण की बात कर रहा है। तो देखिए जब भी असमान कोण होगा किसी प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाती है, तो जब भी असमान कोण बनाते हैं उसे बोलते हैं ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप। क्या बोलेंगे? ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स बता दो। देखिए डायमेट्रिक बोलेंगे ना, तो डायमेट्रिक में याद रखिए 2 एंगल जो होता है वह एक होता है, दो एंगल सिमिलर होता है। और आइसोमेट्रिक में अगर बोलेंगे तो इसमें तीनों एंगल क्या होता है? सेम होता है। वही देखिए ट्राइमेट्रिक की बात करेंगे ना, तो तीनों एंगल क्या होगा? तीनों एंगल अलग अलग होगा, ये रूल होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए आप लोग के बीच अगला क्वेश्चन, कुछ पाइप साइकिल है, देखिए कुछ पहिए देखिए लिख रहा कुछ पहिए, तो सभी पहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सभी पहिए को साइकिल बना दिए। तो देखिए सारे पहिए को मैं साइकिल बना दिया, ये आप लोग का साइकिल है। कुछ साइकिल टब है, तो कुछ साइकिल को टब बना दिया। अब बोल रहा सभी टब पहिए हैं, तो देखिए सभी टब पहिए नहीं है, तो पहला रिलेशन अगर कीजिएगा तो कैंसिल हो गया। फिर बोल रहा सभी साइकिल टब है, तो सभी साइकिल टब है नहीं, दूसरा भी कैंसिल हो गया। सभी साइकिल पहिए हैं, सभी साइकिल पहिए हैं, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देख सकते हैं सभी पहिए साइकिल हो सकता है, लेकिन सभी साइकिल पहिए नहीं होगा, तो तीनों आप लोग गलत हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाइएगा फ्रेंड्स तो राइट आंसर कीजिएगा, तो तीनों गलत है, तो अनुसरण तीनों गलत करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का पिता, बी सी का भाई, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, तो ई एफ की माँ है, तो जी एफ जी की पत्नी है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो देखिए चलिए मैं बना ही देता हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखता हूँ कैसे बनता है। लिख रहा ए बी का पिता है, तो फ्रेंड देखिए ए को मान लिया ए बी का पिता है, यानी ए जो है पढ़ा लिखो नहीं पा रहे हैं यार, देखते हैं थोड़ा। हेलो अंजू देख रहे हैं? हेलो हाँ देखिए सबसे पहले लिखा ए जो आप लोग का बी का पिता है, तो फ्रेंड देखिए ए जो आप लोग का बी का पिता यानी प्लस मान लिया। फिर क्या बी जो है सी का भाई, यानी बी जो होगा सी का भाई, यानी ये आप लोग का भाई था। क्लियर है? सी जो है डी का पति है, तो यानी डी आप लोग का पत्नी है, तो ये क्या हो गया? पति हो गया। क्लियर? दोनों के बीच रिलेशन हो गया, इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? फिर लिखा डी ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, तो चलिए डी जो है ई की बहन है। ई एफ की माँ है, तो ई जो एक प्रकार लेडीज हो गई, ये एफ की माँ है। एफ जी की पत्नी है, तो एफ जो है फ्रेंड देखिए जी की पत्नी है, तो देखिए इस टाइप से जी का पत्नी कर दिया, जी आपका पुरुष हो गया। अब बोल रहा परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? पुरुष यानी पॉजिटिव, तो देखिए पहला आप लोग का पुरुष हो गया, यानी ए आप लोग का पुरुष है। फिर देखिए बी भी आप लोग का पुरुष है, फिर देखिए सी भी आप लोग का पुरुष है, उसके साथ साथ जी भी आप लोग का पुरुष है, यानी कि टोटल 4 पुरुष है। कितना है? 4 पुरुष है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 पुरुष हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग को मैच करना है। देखिए ई का रिलेशन ई से है, ई का रिलेशन ई से, आर का रिलेशन टी से, तो आर में 20 2 जोड़ दिए 20 आ जाएगा। तो देखिए एस का एस से कर दिए, एक्स में होता है एक्स में 2 जोड़ दिए जेड आ गया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए।
प्रमीला ने एक महिला को उंगली दिखाते हुए कहा, वह मेरे पति के बहन की बेटी है। तो उस महिला का प्रमीला के साथ क्या संबंध है? देखिए, प्रमीला का बोल रहा, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मैं प्रमीला लिखूँ यहाँ पे, देखिए प्रमीला ने एक महिला को उंगली दिखाते हुए कहा, वह मेरे पति। तो सबसे पहले प्रमीला है, तो प्रमीला का ये पति, वह मेरे पति की बहन, तो पति की बहन, क्लियर है, की बेटी है, यानी इसकी बेटी हो गया। तो पति की बहन की बेटी है, बेटी यानी माइनस कीजिए, तो फ्रेंड्स एक माइनस कीजिए। तो बोला प्रमीला के पति के साथ उसका क्या संबंध है? तो प्रमीला के पति, तो प्रमीला का जो पति होगा इसका क्या होगा? भांजी हो जाएगा, मामा भांजी का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट 60 क्वेश्चन हो चुके। 61 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किस दिशाओं को प्रेरित करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जानिए। यहाँ पे सबसे पहले 3 चीज़ याद करिए, फादर को याद कीजिए, अपना मदर को याद कर लीजिए, और अपना जो फ्यूचर बनाएंगे अपना चिल्ड्रन को याद कर लीजिए। सबसे पहले F4 होता है फोर्स को, F4 क्या होता है? फोर्स होता है, क्लियर है। M4 होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लिखिएगा। और C4 होता है करंट होता है, क्या होता है? करंट होता है। यानी कि सिंपल अर्थ में मैं बताना चाहता हूँ, अंगूठा सबसे ऊपर होता है, तो अंगूठा शो करेगा आप लोगों को फोर्स के, उसके बाद तर्जनी शो करेगा चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा शो करेगा आप लोगों का करंट को, ये होता है। तो बोला फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा, तो तर्जनी देखिए, तर्जनी किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स को कर रहा है। और मध्यमा किसको शो करता है फ्रेंड? तो सॉरी, मध्यमा और ये किसको शो, करंट को। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब मैं बताना चाहता हूँ फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार फ्रेंड्स, सॉरी, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से, तो दाएं यानी राइट हैंड से विद्युत जनित्र कार्य करता है, क्लियर है। आप फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से विद्युत जनित्र की बात करना चाहते हैं, जनित्र जनरेटर की बात करना चाहते हैं, तो दाएं हस्त नियम पे काम करता है। वही बाएं हस्त नियम पे जो कार्य करता है, बायां दायां नहीं हाथ, हाँ, तो फ्रेंड दाएं हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है जनित्र, क्लियर है। वही बात देखिए, दाएं में कीजिए तो जनित्र होता है, वही बाएं की बात करना चाहते हैं, बाएं में बात करना चाहते हैं, वह मोटर कार्य करता है, क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के निर्दिष्ट होती है। तो ऑलरेडी देखिए, याद रखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग को अंडरलाइन करना पड़ेगा, अंदर के बारे में बात करना चाहिए। देखिए अंदर, तो देखिए इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इस टाइप से कीजिएगा। आप लोग को ऑलरेडी पता है इसमें 2 डायरेक्शन होते हैं, एक होता है नॉर्थ होता है, एक होता है साउथ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए अगर फ्रेंड्स अगर नॉर्थ से बाहर से अंदर जा रहा है, देखिए बाहर से अगर जाता है ना तो नॉर्थ से साउथ की हो जाता है, नॉर्थ से साउथ की हो जाता है, क्लियर है। बाहर से अगर करेंगे तो नॉर्थ से साउथ की हो जाता है। लेकिन वही बातें करना चाहते हैं अंदर के लिए, तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना पड़ेगा, अंदर के लिए हमेशा साउथ से नॉर्थ की हो जाता है। क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो वैसे याद कीजिए, मेरा नाम सागर है, तो मैं हमेशा घर के अंदर रहता हूँ, तो इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्या कीजिए, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, यानी मेरा नाम एस है ना, तो एस से एन से करिए, एस से एन की होता है, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा, यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन। इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे ही मात्रा क्या होता है फ्रेंड। तो चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को फाई से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऐसी वेबर पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं टेस्ला, क्या बोलते हैं? टेस्ला। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। यह ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए किस प्रकार सहायक होगा? तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके CFC के निर्गमन को कम करेगा। क्या करेगा? ये कम करेगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं CFC का, तो देखिए CFC इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लियर है। सॉरी, इसके साथ साथ इस वाले बोलते हैं डाइक्लोरो भी बोलते हैं। अब इसका अनुसूत्र लिखिएगा तो CCl2 भी बोलते हैं और F2 भी बोलते हैं, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं ओजोन परत का। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ओजोन परत की मोटाई को हमेशा डप्सन यूनिट से मापते हैं। किससे मापते हैं? डप्सन यूनिट से मापते हैं, क्लियर है। चलिए ओजोन परत जो होता है वह समताप मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? यह समताप मंडल में होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। समताप मंडल में 85% होता है और क्षोभ मंडल में यह 15% होता है। और ओजोन परत की बचाव के लिए फ्रेंड याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को एक कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बैठक हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बल्ब ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया गया है। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, पी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है। क्लियर है? अब इसी के रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखिए, यानी पी गुना आर कीजिए तो पी गुना आर बराबर क्या कीजिए, वी स्क्वायर, क्या कीजिएगा, वी स्क्वायर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग को बोला, देखिए एक वाट बोल रहा और रेजिस्टेंस का रिलेशन, तो देखिए पी और आर, तो फ्रेंड देखिए पी और आर एक दूसरे क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सिंपल में पी जो होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस। इस यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग इक्वेशन निकालिएगा तो देखिए P1 बाय P2 अगर कीजिएगा तो सिंपल में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, R2 बाय R1 करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं बैठाता हूँ, देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए P1 का वैल्यू लिख रहा है 100 वाट, तो मैं 100 कर दिया हूँ, और P2 का वैल्यू लिख रहा है 25 वाट, तो 25 कर दिया हूँ। R2, तो R2 का इसमें आप लोग, हाँ, तो यहाँ से आप लोग निकाले, ये R2 का रिलेशन निकलेगा, ये R1 का, तो सिंपल में 25 से कम 25, 25 से 4 4, तो यहाँ पे निकालिएगा तो R1 रेशियो R2 अगर निकालते हैं तो देखिए 1:4 होगा। क्या होगा? 1:4। तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर अगर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श मानते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले तांबे, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, तांबे का जो गुणधर्म होता है, सबसे पहले देखिए मैं तांबे को शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। देखिए तांबे को सबसे पहले याद रखिए, तांबे को हम लोग कॉपर कहते, थोड़ा सा हार्डली नहीं लिखा रहा है, देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए, तांबे को हम लोग कॉपर बोलते हैं, यानी Cu बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले देखिए इसका फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फैक्ट्स ये रहा, तो देखिए पहला फैक्ट्स फ्रेंड्स याद रखिएगा, सॉरी अंजलि, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसका याद रखिएगा, तांबे का जो गुणधर्म होता है इसमें निम्न प्रतिरोधकता होता है, यानी कि इसका रेजिस्टिविटी होता है सबसे लो होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा इसकी प्रतिरोधकता का जो वैल्यू होता है 1.56 × 10⁻⁻18 होता है ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर है? इसके साथ साथ ये जो होता है, और क्या, ये जो विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक भी होते हैं, तो सर्वोत्तम चांदी होता है, सेकंड में लिया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा, तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श मानते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो क्या बोला, केवल उच्च प्रतिरोधकता, क्या लिखिएगा, उच्च प्रतिरोधकता। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? निम्न गलनांक नहीं होता, इसका गलनांक अधिक होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, रिसाइकलिंग उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने की सर्वोत्तम विधियों में से एक है। इसके कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा रिसाइकलिंग का एक लाभ नहीं है? होपफुली फ्रेंड देखिए आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यह महंगा और इससे ऊर्जा प्राप्त होता है, ये गलत है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गुण चुंबक के लिए एक निश्चित परीक्षण है? तो देखिए चुंबक के लिए जो आप लोग का जो मेन गुण होता है, एक मिनट ऑप्शन, सॉरी ये क्वेश्चन जब रिसाइकलिंग के लिए बता रहे हैं ना, तो देखिए क्वेश्चन आता है ना, आप लोग शायद टेस्ट मारते होंगे तो आप लोग भी चाहता है कि पर्यावरण के लिए 3R बताइए, वो भी क्रम में। तो पहला जो होता है रिड्यूज होता है, क्या होता है? रिड्यूज होता है, इस चीज़ को याद कर लीजिए। उसके बाद होता है रिसाइकल होता है, रिसाइकल होता है, और थर्ड होता है रीयूज होता है। ये सब चार चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुण चुंबक के लिए एक निश्चित परीक्षण है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पढ़े होंगे, सबसे पहले चुंबक के लिए जो गुण होता है, सबसे पहले वो प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं और दैशिक होते हैं। तो बी और सी, तो ऑप्शन है बी सी, हाँ ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। त्रिभुज एबीसी में संगत कोनों की सम्मुख भुजाओं की लंबाई ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 45 सेंटीमीटर, सी बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो कॉस ए का मान क्या होगा? होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए कॉस ए का आप लोग पढ़े होंगे कोसाइन का फार्मूला। तो कोसाइन के फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए क्लास 12th में ए क्लास 11 का कंसेप्ट में बता रहा हूँ। देखिए ए है, ये बी है, सी है। होपफुली देखिए ए का वैल्यू जो आप लोग के सामने लिख रहे हैं, ए का वैल्यू अगर देख रहे हैं तो ये आप लोग बीच में लिख रहा है 25, तो मैं यहाँ 25 लिख दिया हूँ। और बी सी के सामने, सॉरी बी के सामने कितना लिख रहा है 45 कर दिया हूँ। 80 के सामने लिख रहा है 30। तो आप लोग को निकालना है कॉस ए। तो फ्रेंड्स सिंपल में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कॉस ए अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो इसके देखिए इसका तरीका मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा जान बढ़िया से, देखिए कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है? कॉस ए। तो सबसे पहले क्या, अरे यार लिखा क्यों नहीं रहे भाई, देखिए कॉस ए अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए ए निकालना है ना, तो यानी यहाँ का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यानी कि देखिए इसके जो सामने होता है, यानी कि एस ए जो है आप लोगों का, क्लियर है? तो इसका जो दोनों है, यानी कि देखिए ये और ये दोनों वाले के हम लोग को सम कर, स्क्वायर का सम करते हैं, और ये जो इसको माइनस करते हैं सामने वाले का। क्लियर है? तो यानी फार्मूला अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस क्या कीजिए, जिसका निकालने बोलते हैं उसका माइनस कर दीजिएगा, बटा क्या कीजिए 2 × BC होता है। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब पुट कीजिए, देखिए सबसे पहले बोला बी स्क्वायर, तो देखिए ये बी यानी कि 30 का स्क्वायर क्या होगा, तो ऑलरेडी 900 होता है, प्लस सी स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर किया तो 20 45 होगा। क्लियर है? उसी प्रकार
वहाँ पे कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर को हटाएं तो 25 का स्क्वायर 625 करेंगे। फिर आप लोग को 2BC होता है, 2 कर दिए। बी का वैल्यू 30 और सी का वैल्यू 45 है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो राइट आंसर आएगा आप लोग का, देखिए मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। देखिए कॉस ए, सबसे पहले कॉस ए का ए है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए एंगल ए के लिए निकालने बोल रहा ना, तो जिस एंगल को निकालने के लिए बोलता है उसको छोड़ के बाकी जो आप लोग को दिया यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया, दोनों को स्क्वायर को ऐड करते हैं, माइनस जो एंगल रहता है उसको हम लोग घटा देते हैं। क्लियर है, बटा कीजिएगा तो 2 कीजिएगा, जो बचा हुआ दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, ये होता फार्मूला। अब देखिए आप लोग को पुट करना है। सबसे पहले बी, तो बी का वैल्यू देखिए 45 था, तो 45 का स्क्वायर किया तो 20 45 हो गया, प्लस सी का वैल्यू देखिए 30 था, तो 30 का स्क्वायर होगा 900, माइनस ए का वैल्यू था 25, तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया। बाई क्या करेंगे 2BC, बी का वैल्यू कितना था 45 था, सी का वैल्यू 30 था। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग भी राइट आंसर आएगा 23/27 आएगा। तो राइट आंसर चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉट ए बराबर 12/5 है तो ये निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो आप लोग पढ़े भी होंगे क्या होता है। देखिए कॉट थीटा नहीं, कॉट ए बोल रहा, तो चलिए ए है, मान लीजिए यहाँ पे ये बी है और ये सी है। सबसे पहले बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 12 है तो ये क्या होगा 5, यहाँ पे ये 13 हो गया। देखिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग कॉट थीटा बराबर पढ़े होंगे, तो कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का अपोजिट होता है, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ए के अकॉर्डिंग लिखना ए बी सी, तो देखिए ये आप लोग का ए के अकॉर्डिंग, तो इसका बेस अगर निकालेगा, अरे हो नहीं यार, हाँ तो बेस इसका अगर देखिए तो ऑलरेडी बेस आ गया 12 आ गया, परपेंडिकुलर 5 हो गया, तो हाइपोटेनस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 13 आ गया। आप लोग पुट कीजिए, पहला बोला साइन ए, तो ऑलरेडी देखिए साइन ए निकालना, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना था 5 था, तो 5 करेंगे। अब हाइपोटेनस कितना 13, कॉस ए, तो कॉस के अकॉर्डिंग लिखिए तो बेस कितना था 12 था और हाइपोटेनस कितना 13, तो 12/13 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए इंटू कॉसेक है, तो कॉसेक यानी 13/5 कीजिएगा। क्लियर है, इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 17/5 आएगा। क्या आएगा 17/5, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 17/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है तो जानवरों को पैरों की कुल संख्या और जानवरों को पैरों की कुल संख्या 338 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। फ्रेंड्स देखिए हम बताना चाहते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले ऑलरेडी पता है जानवरों में कुल जो सिर होता है, यानी कि देखिए मुर्गी का भी सिर एक होता है, बकरी का भी सिर होता है, तो मुर्गी की संख्या को मान ली x मान ली सिर के लिए। क्लियर है, और बकरी के सिर के लिए y मान लिया, तो दोनों एक एक होता है तो x + y मान लिए, तो दोनों का क्या बोल रहा है कुल सिरों की संख्या 100 है तो 100 मान लिए। क्लियर इक्वेशन पर। और जानवरों के पैरों की संख्या होपफुली आप लोग को पता भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे मुर्गी का कितना पैर होता है, तो ऑलरेडी आप लोग पता है 2 पैर हो गया। क्लियर है, और वही बातें करना चाहिए बकरी, तो बकरी का पैर कितना था 4, तो 4y कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग 348 दिख रहा। अब दोनों को समीकरण को सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो y का अगर वैल्यू निकालेगा तो 74 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 74, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकता है। क्लियर है, नहीं तो इसका एक ट्रिक होता है 4 गुना गुणों को, देखिए मैं पढ़ा था 4 गुना सिरों की संख्या कीजिएगा माइनस पैरों की संख्या 448/2। देखिए तो फार्मूला पे सूटेबल होता है, यानी 400 आ गया यहाँ पर, 400 में हम लोग 348 को घटा देते हैं, बटा 2 कीजिए, अगर हो गया तो सही है। तो फ्रेंड्स 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 क्या बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पे तो केवल 52 बचे, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना गया 26 आ रहा, और टोटल कितना था यानी 100 में से 26 को घटा दिए कितना आ गया 74, ठीक आ गया, यानी ये भी फार्मूला सही है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करें। फ्रेंड्स बहुलक ज्ञात करना आप लोग क्लास 10th का कंसेप्ट से बनाए होंगे। तो देखिए सबसे पहले ये आप लोग का बंटन सारणी दिया, इसमें बहुलक निकालने में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है उसे मानते हैं हम लोग f मानते हैं, तो ये आप लोग का f हो गया, इसके पहले वाला को f0 मानेंगे, ऐसे f2 मानेंगे। क्लियर है, तो अगर इसे सॉल्व भी करते हैं क्लास 10 का कंसेप्ट से तो इसका राइट आंसर आएगा 28.33, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बहुलक बराबर होता है l + h होता है, फिर होता है f1 - f0, क्लास 10 का कंसेप्ट है, बाय कीजिएगा तो 2f1 - f0 - f2 कीजिएगा इंटू h कर दीजिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ h तो यहीं पे दे देते, चलिए 71 हो गया। अब 72 नंबर, थक चुके हैं यार, 72
यदि x प्लस सॉरी ये देखिए यहाँ पे अपोजिट कर दिया कोई नहीं, देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस एक्स लिख रहे हैं या फिर सेम होता है। यदि 1 देखिए यहाँ पे लिख रहा है यदि x प्लस 1/x का वैल्यू लिख रहा है 4, तो आप लोग का स्क्वायर निकालना था। सिंपल में एक्स स्क्वायर बाय 1/x² निकालना है, तो दोनों का आगे स्क्वायर किए 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटा दे कितना आएगा 14 आएगा। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग और भी बनाना चाहते हैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा, आप लोग का बन जाएगा। तो देखिए इसको कीजिएगा तो a प्लस बी का होल वही फार्मूला याद कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन जब भी रहता ना तो स्क्वायर निकालने के लिए जो आप लोग का k का वैल्यू दिया इसे आप लोग स्क्वायर कर दीजिए -2 कीजिएगा, यानी 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 16 में से 2 को घटाए क्या बचेगा 14। तो राइट आंसर 14 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले A2 बोल रहा नहीं ये, तो आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए A0 के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो देखिए सबसे पहले A0 का आगे निकाले। तो A0 का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, देखिए इसका होता है 841 इंटू 1189 होता है, 841 इंटू 1189 होता है। उसका A1 का निकालना चाहते हैं, तो ये आप लोग का जो 1189 है इसको हाफ कर देंगे। तो सिंपल में इसका हाफ किया तो 594 बच गया। अब 841 को सिंपल में हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। क्लियर है। अब अगला A2 की बात कर रहा है ना, हाँ तो A2 की लिखना चाहते हैं। देखिए A2 तो सिंपल में आप लोग 841 को हाफ कर दीजिए, तो 841 का हाफ किया तो 420 बचेगा। अब 594 को कॉपी पेस्ट कीजिए, तो राइट आंसर आएगा 420 क्रॉस 594। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर में अगर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो 73 का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लो, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए A4 आकार के सीट की लंबाई A3 सीट की चौड़ाई का A3 के आकार के सीट की चौड़ाई का होता है। फिर लिख रहा, तो देखिए अभी मैं जस्ट सबसे पहले आप लोग क्या कि अभी जो मैं तालिका बता रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो देखिए सबसे पहले देखिए बना देता हूँ। सबसे पहले A0, तो A0 का जो वैल्यू होता है सिंपल में 841 इंटू क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 1189 होता है। क्लियर है। उसी प्रकार A1 का अगर निकालना चाहते हैं तो 1189 को हाफ कीजिए, तो 594 गुना 841 कीजिएगा। क्लियर है। उसी प्रकार अगर A2 निकालना चाहते हैं तो 841 का यहाँ पे हाफ कीजिए तो 420 बचेगा, इंटू यहाँ पे आप लोग का 594 ही बचेगा। क्लियर है। उसी प्रकार A3 अगर निकालते हैं तो A3 का अगर 594 का हाफ कीजिए तो 297 गुना 420 कीजिएगा। अब लास्ट आप लोग को A4 निकालना, तो A4 420 का हाफ किए तो 210 गुना 297 आ रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए पहला लिख रहा है A4 आकार की सीट A3 के सीट की चौड़ाई के होता है। देखिए तो A4 की लंबाई, तो देखिए A4 की लंबाई कितना है, लंबाई कितना लिख रहा है 110 लिख रहा है। क्लियर है। 210 है। क्लियर है। वही बोल रहा A3 सीट की चौड़ाई होता है, तो A3 सीट सॉरी इसकी लंबाई देखिए ये और ये दोनों इक्वल है ना, तो वो A4 सीट की लंबाई A3 सीट की चौड़ाई होता है, बिल्कुल होता है। देखिए ये आप लोग को हो गया ना, ये दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि देखिए A3 की चौड़ाई अगर देखिए तो 273 297 और A4 सीट की लंबाई कितना है 297, तो दोनों इक्वल आ गया। सेकेंड अगर आप लोग देखिएगा तो लिख रहा है A1 आकार की सीट की लंबाई P हो तो चौड़ाई 2 भी होगी, बिल्कुल होगी। फिर देखिए 2A0 के सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होते बिल्कुल होती है। फ्रेंड्स ये आप लोग का सभी सही है, आप लोग देख लीजिएगा प्रेजेंट माइंड के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ देखिए क्षेत्रफल वाले आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। हमेशा याद रखिए A0 सीट का जो होता है A0 सीट का जो क्षेत्रफल होता है वह 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो इसलिए आप लोग का बोल रहा था देखिए A20 का यानी A0 का अगर कीजिएगा तो ये आप लोग का क्या होगा, सिंपल में 2 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 2 ही मीटर स्क्वायर होगा ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मापनी 2:1 किस प्रकार की मापनी है? तो बोल रहा है मापनी 2:1। देखिए टोटल जो आप लोग का मापनी होता है वह 3 फेज में होता है। सबसे पहले होता है 1:1 होता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, देखिए 1:1 रहेगा तो इसे बोलेंगे पूर्ण मापी। क्या बोलेंगे? पूर्ण मापी, यानी कि फुल मेजरमेंट बोलेंगे। क्लियर है। उसी प्रकार 1:2 रहता है, या फिर 1:5 रहता है, या फिर 1:7, यानी कि देखिए आप लोग को फर्स्ट वाला 1 रहेगा, सेकेंड में आप लोग का संख्या बड़ा रहेगा तो उसे बोलते हैं लघु कारक। क्या बोलते हैं? लघु कारक। क्या बोलते हैं? लघु कारक, यानी कि रिड्यूसिबल। और वही अगला जो होता है यानी 2:1 है, तो इसे बोलेंगे हम लोग वृद्धि कारक। क्या बोलेंगे फ्रेंड? वृद्धि कारक। देखिए इसका ट्रिक ये होता है, देखिए मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। हेलो तो फ्रेंड देखिए 1:1 है, यानी दोनों सेम है, तो हम लोग बोलेंगे इससे क्या बोलेंगे? पूर्ण मापनी। क्या बोलेंगे? पूर्ण मापनी बोलेंगे। वही अगर आप लोग 1:5 है या फिर 1:10 है, तो देखिए इसमें पहला वाला छोटा है, सेकेंड वाला बड़ा है, तो इसे बोलेंगे शुरू वाला के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बोलते हैं लघु कारक। क्या बोलेंगे? लघु कारक। वही थर्ड की बात करें, देखिए 2:1 है, तो पहला इसका वैल्यू देखिए बड़ा है, तो क्या करें? वृद्धि कारक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वृद्धि कारक।
चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपायी। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग बताना चाहते हैं, देखिए चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपायी। तो देखिए लोमड़ी, तो लोमड़ी जो है तो स्तनपायी के अंतर्गत है। देखिए लोमड़ी जो आप लोग का होता है वो स्तनपायी के अंतर्गत आ गया। क्लियर है, वो स्तनपायी के अंतर्गत आ गया। कीट में अंदर आ गया, कीट के अंदर क्या आ गया, चींटी। तो देखिए ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, क्या भारत में तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ऑप्शन नहीं, इससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। अगला, हाँ, तंबाकू का सेवन नाबालिग भी करते हैं जिसके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोला क्या सही होगा? ऑप्शन तर्क 1 सही है, तर्क 2 सही है, दोनों सही है। तो देखिए अगर भारत में तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देते हैं तो देखिए हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग भी बता सकते हैं, यानी कि ये आप लोग हो जाएंगे। हाँ, तंबाकू से का सेवन नाबालिग भी करते हैं, इससे स्वास्थ्य पर गंभीर, दोनों सही है। तो ऑप्शन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोनों ही तर्क पुष्टि करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर दोनों ही तर्क। हाँ चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन तो 77 हो गया, 78 में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 78, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दिए गए धाराओं में कौन सा कथन निहित है। ग्राहक मोबाइल एप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। लग्जरी कारों की बिक्री काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा। तो देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसके अनुसार देखिए क्या बोला, ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। तो लिख रहा पहला, लग्जरी कारों की बिक्री काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, कभी इसका प्रभाव है। देखिए ग्राहक मोबाइल ऐप्स का प्रयोग करके कैब बुक कर सकता है। कथन में सिर्फ कैब बुक करने की बात करें, ना कि कारों की बिक्री के बारे में हो रहा। तो देखिए कारों की बिक्री के बारे में तो कोई मेंशन नहीं किया, तो इसे कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है, यहाँ पे देखिएगा तो केवल बोल रहा था ऐप्स के बारे में। क्लियर है, कैब बुक्स के बारे में। ग्राहकों को कुल कम भुगतान करना होगा, तो देखिए ऐसा नहीं है, इसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं किया गया। क्लियर है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी को, ना तो धारणा 1 स्पष्ट करता ना ही 2। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है उससे आज में चलिए। देखिए आज है, बीते के दिन बोला ना, आज के दिन। तो मान लीजिए कि यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, तो कल के दिन सोमवार था, तो हम लोग मान लीजिए कि सोमवार था ना, तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आज का दिन निकालेंगे। तो आज का दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो देखिए सोमवार ही देंगे। क्लियर है, तो सोमवार कल था, तो आज हमारे बीच क्या आ गया, मंगलवार आ गया, ट्यूसडे आ गया ना। अब ट्यूसडे में हम लोग क्या करें, 89 जोड़ देंगे। तो 89 जोड़िए ना, तो 89 को 7 से भागा दीजिएगा, तो आप लोग को भी शेषफल कितना है, 5। तो ट्यूसडे में आप लोग 5 दिन कर दीजिए। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो राइट आंसर आएगा संडे। क्या आएगा फ्रेंड, जो कि संडे आज भी है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन है बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए खुद से, इसमें अपना प्रेजेंट माइंड लगाइएगा। तो देखिए इसमें बता रहा हूँ 425 में से 423 जाएगा, यानी कब, -2 का डिफरेंस है। 315 में से 313 घटाइएगा तो -2 का आएगा। क्लियर है, तो देखिए डबल डिफरेंस का देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द्रव्यमान और भार के बारे में क्या सही है? तो फ्रेंड सबसे पहले बातें करना चाहेंगे द्रव्यमान के बारे में, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए पहला, द्रव्यमान एक सदिश राशि है, तो पहला आप लोगों का कैंसिल हो गया। पहला, द्रव्यमान एक प्रकार का अदिश राशि है, तो इसलिए कैंसिल हो गया। दोनों अदिश राशि नहीं, दोनों गलत हो गए, दोनों सदिश राशि गलत है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए मास को लिख देते हैं। देखिए मास यानी होता है द्रव्यमान। सबसे पहले मास एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है ये, केजी होता है। क्लियर है, अब इसके साथ साथ जो मास होता है, याद रखिए द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा होता है, और किसी वस्तु का जितना जड़त्व होता है उतना ही आप लोग का मास भी होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ द्रव्यमान को हम लोग किससे मापते हैं, कमानीदार तुला से मापते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग किससे मापते हैं, कमानीदार तुला से मापते हैं। क्लियर है, और याद रखिएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, यानी सारी जगह पे ये नियत रहता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये होता है आप लोग का मास के बारे में। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं यहाँ पे भार के बारे में। सबसे पहले भार को W लिख दीजिए। सबसे पहले भार के बारे में याद रखिए, भार एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसे मात्रक निकालिए तो न्यूटन आएगा। इसका फार्मूला W बराबर होता है mg होता है। क्लियर है, और इसके साथ साथ ये भार जो होता है, याद रखिए भार जो है ना, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं तो ये घटते रहता है। क्लियर है, और इसके साथ साथ इसे हम लोग
इससे हम लोग मापते हैं, किससे? भौतिक तुला से मापते हैं। इससे किससे मापते हैं? भौतिक तुला से मापते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, तो राइट आंसर होगा सदी डी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है। किससे होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है। क्लियर है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है। क्लियर है? इसके अनुसार कुल ग्रीन हाउस गैसों की संख्या जो कुल होती है वह 6 होती है। कितना फ्रेंड? 6 होती है। चलिए, इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चला था? क्योटो प्रोटोकॉल चला था। ये जो प्रोटोकॉल चला था, आई थिंक हमें लग रहा है 1997 में चला था। देख लीजिए, कन्फ्यूजन में हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, चलिए अब बताना चाहता हूँ इसके लिए ट्रिक कौन कौन सा होता है। देखिए, मेरा एक दोस्त था बचपन का, मीना का जलवा, याद कर लीजिए, मीना का जलवा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए। देखिए, सबसे पहले मी फोर क्या होगा फ्रेंड? देखिए, मी फोर होता है मीथेन, तो यहाँ पे हो गया मीथेन हो गया, यानी कि CH4 होता है। क्लियर है? ना फोर होता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र कीजिए तो N2O कीजिए। क्लियर है? का यानी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 कीजिए। क्लियर है? अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, जलवाष्प के रूप में लेना पड़ेगा। तो जलवाष्प के रूप में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा पर फ्लोरोकार्बन यानी कि PFC लिखना पड़ेगा। अगला लिखना पड़ेगा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड यानी SFCC लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये आप लोग का रूल होता है, इस चीज़ को याद रखें। यानी कुल 6 होता है। पहला मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर HFC बोले तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर लिखेगा पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र का खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए हैं, तो गलत कथन को बताना। सबसे पहले देखिए, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हो उपभोक्ता होता है। बिल्कुल, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं होते वह उपभोक्ता। आप भी एक उपभोक्ता, मैं भी एक उपभोक्ता हूँ। क्लियर है? एक अकेला जीव एकाधिकार पोषी स्तर पर भोजन प्राप्त कर सकता है, तो बिल्कुल फ्रेंड जरूर प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी को भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उतना ही कम ऊर्जा होगा, ये गलत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उतना ही कम ऊर्जा नहीं बल्कि उतना ही ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दे, जो कि गलत है। खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखला होती है, बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपको सही है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह निम्न से उच्च प्रत्येक स्तर पर 10% की दर होता है। यानी कि इस ऊर्जा का जो प्रवाह होता है निम्न से, लिख देता हूँ मैं, निम्न से उच्च प्रत्येक स्तर पर होता है 10% की दर से होता है। कितना प्रतिशत की दर से होता है? 10% की दर से होता है। क्लियर है? तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत था। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर V2 हो जाता है, तो V1 तथा V1/V2 का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग क्या करें, इसका रेशियो निकालेंगे। ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए, क्या निकालना था इसमें निकालना क्या आपको? किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया था। मान लीजिए चालक के बीच विभवांतर V1 है, तो 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 होता है, तो V1/V2 सिंपल है, V1/V2 रेशियो निकालना है। तो ऑलरेडी V1/V2 निकालेगा, तो V1 का वैल्यू कितना था? 6 वोल्ट था, और V2 का कितना था? 9 वोल्ट था। तो कैंसिलेशन किया तो 2/3 आएगा, यानी कि ऑप्शन है 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। सबसे ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या होता है? देखिए, आप लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे, तो सबसे पहले OLE होता है। इसमें क्या होता है? OLE। तो फ्रेंड्स, OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है, लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले O होता है, फिर L होता है, फिर E होता है। देखिए, O4 मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, क्या लिखिएगा? O4 लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा। क्लियर है? L4 होता है लिंकिंग, L4 क्या होता है फ्रेंड? लिंकिंग, LINKING, L4 लिंकिंग होता है। और E फिर जो होता है एम्बेडिंग होता है। क्या होता है? एम्बेडिंग होता है, IEMBEDING। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, इसी में कंप्यूटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। देखिए, कंप्यूटर का सबसे पहले इसमें फुल फॉर्म आता है OCR का, तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्लियर है? उसके बाद होता है OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। चलिए, एक होता है OSS का, तो इसका अर्थ होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक होता है OOP का, तो इसका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन क्या है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, यानी पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, तो फ्रेंड याद रखिए, इसका 1972 में इस भाषा का निर्माण हुआ था। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखिएगा, यह
इसके लिए फोर्ट्रॉन भाषा का विकास हुआ था 1957 में, यानी कि याद रखिए जब कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन था तो उसी समय भाषा का निर्माण हुआ था। क्लियर है। चलिए अब और भी कुछ है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो सिंपल वे में याद रखिएगा, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की जो सुविधा जो प्रदान देता है वह देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो टेलनेट होता है। क्या होता है? ये टेलनेट देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं टेलनेट का, देखिए लिख देते हैं आगे टेलनेट, आप लोग देखे भी होंगे। तो टेलनेट का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल वे में याद करिएगा, टेलीफोन नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क होता है। क्लियर है। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं HTTP का, देखिए इसका HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है। वही FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। RTP का मैं खुद अभी जान नहीं रहा हूँ, सॉरी। नेक्स्ट, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 48% कम कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा? सिंपल में सबसे पहले क्या बोल रहा है? देखिए 48% कम करना, तो 48 बटा क्या करेंगे? 100 करेंगे। इसको कैंसिलेशन कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे तोड़िएगा तो 12 बटा कितना आएगा? 25 आएगा। यानी कि 25 से आपको कितना करना है? 25 में से 12 को घटाइए, कितना बचेगा? 13। अब हम लोग क्या करना है? देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। यानी रेडियस होता है 2 टाइम्स ही क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, 2 टाइम्स से डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले इसका बेसिक, हेलो, हाँ, इसका बेसिक वैल्यू देखिए तो 25 था। क्लियर है। और फिर कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 25, फिर यहाँ पे लिखेंगे 13 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को 25 से गुना करेंगे 225 आएगा, 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है फ्रेंड? तो ऑलरेडी देख सकते हैं 456 है। अब बेसिक प्राइस कितना था? सॉरी देखिएगा, तो यानी कि कितना लाया था डिफरेंस? 456 था। और शुरू का वैल्यू कितना था? शायद कितना 625 लाए थे। इंटू क्या करेंगे? 100। अगर आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं तो 72.96% आएगा। क्लियर है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। 89 क्वेश्चन, तो 89 आप लोग बनाइएगा तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए तो -1 आप लोग का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 90 क्वेश्चन को देखिएगा, क्या लिख और क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 आ गया, देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 196:625 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए ऑलरेडी आप लोग क्लास 10 का कंसेप्ट पढ़ोगे। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज में याद रखिएगा फ्रेंड, देखिए समरूप त्रिभुज है ना, तो याद रखिए समरूप त्रिभुज में एक कंडीशन होता है, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो समरूप त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है, याद रखिए क्षेत्रफल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संगत भुजा। देखिए संगत जो भुजा होता है ना, संगत भुजा, तो इसका स्क्वायर का होता है। क्लियर है। तो इसके अनुसार आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल ऑलरेडी मान लीजिए, क्षेत्रफल पहला को मान लीजिए A1 मान लेता है, दूसरा क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? A2 दिया। क्लियर है। तो संगत भुजा, तो मान लीजिए भुजा S1 मान लीजिए और सेकेंड मान लीजिए S2, तो ये दोनों का होल स्क्वायर कीजिएगा। हम क्या कहते हैं? स्क्वायर को देखिए यहाँ पे आप लोग का क्षेत्रफल दिया था, तो ये स्क्वायर को हम लोग इसमें डालेंगे तो अंडर रूट हो गया ना। तो यहाँ पे वैल्यू दे रहा था 196 दे रहा, और इसका वैल्यू लिखा 625 है, बराबर लिखिएगा तो S1/S2 कीजिएगा। अब सिंपल में 196 वैल्यू, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 196 किसका होता है? 14 का होता है, और 625 किसका होता है? 25 का होता है। तो 14:25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एक नाव, सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, सबसे फंसने वाला क्वेश्चन। एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितना होगा? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए हम लोग क्या करेंगे? धारा के अनुकूल निकालेंगे। धारा के अनुकूल को हम लोग क्या मानते हैं? x + y। तो क्या लिखते हैं? चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी 35 लिख रहा है और समय लिख रहा है 2 घंटा। तो 35 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल में 35 को हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 35/2 कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को बोल रहा अनुकूल और धारा के प्रतिकूल समान दूरी, यानी कि x - y 7 घंटे में तय करती है, यानी 35 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन ये सेकंड था। अब आप लोग को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग को जो x का जो वैल्यू आएगा 11.25 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब वही हो गया आप लोग का शांत जल में नाव की चाल। क्लियर है। तो वो कितना है? 11.25 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना होता है, उसमें से एक भाग बैटन का उद्देश्य क्या है? तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना होता है जिसमें बैटन होता है। तो बैटन का जो उद्देश्य होता है, देखिए स्ट्रिप को फास्टन करना या वर्किंग को रोकने का, यानी दोनों इसमें जो होता है वर्किंग रोकने का कार्य करता है, इसके साथ साथ स्ट्रिप को सपोर्ट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये जो आप लोग का ड्राइंग बोर्ड है इसमें क्या कितना
कितना डिग्री से झुका होता है, तो मैं आज सीखा था 20 डिग्री से ये झुका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो प्रोटेक्टर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो ऑलरेडी पढ़े होंगे, डिग्री को मापने के लिए करते हैं। तो डिग्री है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी प्रोटेक्टर का प्रयोग हम लोग डिग्री मापने के लिए करते हैं। क्लियर है? यह अर्धवृत्ताकार या फिर वृत्ताकार प्लास्टिक का बना होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखें, इस पर हमेशा याद रखें, इस पर जो अंतर होता है वह 1 डिग्री का अंतर होता है। एक क्वेश्चन आता है, यानी प्रोटेक्टर में अंतर कितना डिग्री का होता है? 1 डिग्री का अंतर होता है। और ये हमेशा क्लॉज, देखिए 1 डिग्री पे जो अंतर होता है वह क्लॉकवाइज पे होता है। किस पे होता है? ये क्लॉकवाइज पे होता है, याद रखिए, यानी कि क्लॉकवाइज पे होता है। क्लियर है? वही एंटी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पे 0 से 80 होता है। 0 से कितना होता है? 180, या 0 से 300। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, सॉरी, देखिएगा, अगर 1 डिग्री का अंतर आ रहा है तो 1 डिग्री का अंतर जो होता है आप लोग का क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है फ्रेंड? क्लॉकवाइज होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिए, 1 डिग्री का अंतर होता है तो वह क्लॉकवाइज होता है। वही अगर आप लोग के बीच अंतर 0 से चाहे 180 का लिखे, या फिर आप लोग का अंतर लिखे 0 से 360 का लिखे, तो ये जो आप लोग का अंतर होता है यह एंटी क्लॉक होता है। क्या होता है? ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल मशीन का उपप्रतीक क्या है? देखिए सबसे पहले ये जो पहला लिख रहा है ये केवल मशीन का होता है। क्लियर है? और देखिए T4 होता है टर्न। अगर बोलता है टर्न मशीन का क्या होता है तो देखिए टी कर दीजिए। और G4 क्या होता है? G4 होता है फ्रेंड ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग के लिए ये होता है, लेकिन हम लोग को बोला ड्रिल, तो ड्रिल के लिए ऑप्शन नंबर इसको कर सकते हैं, यानी कि देखिए इस टाइप से मशीन बना देना है। क्लियर? यहाँ पे आप लोग को डी लिखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई मशीन, देखिए ओवरऑल के लिए बोलते हैं, ओवरऑल बोलेगा ना तो इस टाइप से खाली कर देते हैं, इसको ओवरऑल हो गया। क्लियर है? और वही ये आप लोग को ओवरऑल था, वही बातें करना चाहते हैं नो मशीन के लिए, तो नो मशीनिंग के लिए इस टाइप से करके 0 लिख दीजिएगा। चलिए 96 को स्किप कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन खुद से कि देखिए कुछ मिठाई चॉकलेट है। तो देखिए मान लीजिए कि कुछ मिठाई चॉकलेट है, तो मान लीजिए मैं कुछ मिठाई मान लिया, कुछ मिठाई क्या बोल रहा? चॉकलेट है, यानी सी मान लिए। सभी चॉकलेट कुकीज है, तो देखिए सभी चॉकलेट को हम लोग क्या मान लिए? कुकीज, यानी के मान लिए। क्लियर है? फिर बोल रहा कुछ कुकीज स्वास्थ्य हैं, तो देखिए कुछ चॉकलेट जो बोला स्वास्थ्य कुकीज, तो कुछ चॉकलेट स्वास्थ्य एस मान लिया। आप लोग बनाइए कुछ मिठाइयाँ कुकीज है, देखिए मिठाई का संबंध कुकीज से है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन पहला सही है। कुछ कुकीज चॉकलेट है, तो कुकीज आप लोग का चॉकलेट है, बिल्कुल है। कुछ चॉकलेट मिठाई है, तो कुछ चॉकलेट मिठाई, बिल्कुल तीनों सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो तीनों आप लोग का निष्कर्ष सही है, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 98, तो 98 को बनाइएगा तो देखिए 3 पेयर है तो 3 का क्यूब किया 27 आ गया। उस पर देखिए 5 है तो 5 का क्यूब किया 125, 4 तो 4 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड? 64। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। बर्मा छेदना, बर्मा छेदना, तो उसी प्रकार देखिए इसमें क्या होगा? कुल्हाड़ी पीसना नहीं, स्पैनर खोदना नहीं, सुई का क्या होगा? सीलना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए कोई व्यक्ति है, सबसे पहले इसको 30 मीटर हम दक्षिण की ओर चला दिए। क्लियर है? उसके बाद ये लिख रहा है आप लोग के बीच में, देखिए फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ा दिया मैं, इससे भी 30 मीटर चला दिए। क्लियर है? फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से बाईं ओर मिला के इसको 20 मीटर चला दिए। क्लियर है? फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी यहाँ से बाईं ओर मिला कर 30 मीटर चल दिए। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो फ्रेंड देखिए आरंभिक बिंदु कहाँ था? यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखना है, तो ये 30 था, ये 20 था, तो 30-20 कितना हो गया? 50। तो टोटल 50 मीटर दूरी पे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट हो गया। ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को मैं फ्रेंड डिस्कस कर दिया हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमारे डिस्कशन जो रहा था आप लोगों के लिए कैसा लगता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन को बता देता हूँ, और इसके बाद मैं नाइट टाइम आऊँगा तो आज आप लोग के बीच में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को मैं डिस्कस करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।